दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बड़ी मज़ेदार अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप लोगों के कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर आप थोड़ा ग्रामर भी सिखाइए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के अंत में आज मैं आपको एक ग्रामर का चैप्टर सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहें ताकि आप ग्रामर भी सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश सन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फूलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख बेटा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived a farmer। फार्मर क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर, एक बार एक किसान रहता था। He had a foolish son named रामू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। और सबसे पहले समझते हैं पास्ट पॉजिटिव क्या होता है। पास्ट पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम पास्ट का कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पॉजिटिव का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में जो भी वस्तु है या जो भी नाउन है उसको मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड आ फूलिश सन नेम्ड रामू। नेम्ड का मतलब था रामू। उसका एक रामू नामक बेटा था। वन डे रामू वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इसकी पहचान है कि ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, रामू वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, एक दिन रामू सड़क पर चल रहा था। ही सॉ अ मैन राइडिंग अ वाइट हॉर्स अप्रोचिंग हिम। क्या अर्थ हुआ? ही सो अ मैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का है। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी का मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। ही सॉ उसने देखा, अ मैन एक आदमी को, राइडिंग अ वाइट हॉर्स, राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना, चलाना। उसने एक आदमी को घुड़सवारी करते हुए, सफ़ेद घोड़े की सवारी करते हुए देखा। अप्रोचिंग हिम उसकी तरफ आते हुए, अप्रोच का मतलब आना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सॉ अ मैन राइडिंग अ वाइट हॉर्स अप्रोचिंग हिम, उसने एक आदमी को सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तरफ आते हुए देखा। आगे देखिए। He
wanted to buy the horse। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। want मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म में wanted। और दोस्तों इस वाक्य को बनाने के लिए दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड टू बाय द हॉर्स, वह घोड़ा खरीदना चाहता था। रामू आस्क्ड द मैन द प्राइस ऑफ द हॉर्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। आस्क मतलब पूछना और सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। रामू आस्क्ड द मैन, रामू ने आदमी से पूछा, द प्राइस ऑफ द हॉर्स, घोड़े की कीमत। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, रामू आस्क्ड द मैन द प्राइस ऑफ द हॉर्स, रामू ने आदमी से घोड़े का मूल्य, घोड़े का जो दाम था वो पूछा। द मैन सेड that the cost of the horse was 100 rupees। क्या मतलब हुआ, the man said that the cost of the horse was 100 rupees। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, इस एक वाक्य में दो अलग अलग तरह के टेंस दिए गए हैं। जो पहला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, द मैन सेड, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जो दूसरा वाक्य है वो सिंपल पास्ट का है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ कोई भी वाक्य पहला पास्ट का है और जो दूसरा है वो भी पास्ट का है, तो जब हम दूसरे वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तब हमें उसको पास्ट में नहीं बताना, हमें उसको प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन सेड दैट, आदमी ने कहा कि द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स वॉज 100 रुपीज़। और दोस्तों ये जो दैट है ये एक डिस्क्रिप्टिव नाउन है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है ये। तो क्या अर्थ हुआ कि द मैन सेड, आदमी ने कहा दैट की द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स वॉज 100 रुपीज़, कि घोड़े की जो कीमत है वो 100 रुपये है। रामू सेड, रामू ने कहा दैट ही हैड ओनली 50 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ, रामू सेड, रामू ने कहा दैट ही हैड ओनली 50 रुपीज़। दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी ऊपर रूल बताया था कि यदि एक वाक्य पास्ट, एक ही वाक्य के अंदर दो वाक्य हैं और दोनों ही पास्ट के हैं तो दूसरा वाला जो हमें जो है वो प्रेजेंट से बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई किया जाएगा। अगर आप इसको रूल अप्लाई नहीं करते तो इसकी मीनिंग थोड़ी सी गलत निकलेगी। रामू सेड दैट ही हैड ओनली 50 रुपीज़, रामू ने कहा कि उसके पास सिर्फ 100 रुपये थे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब हम दूसरे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो हमें उसको प्रेजेंट में बताना होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, रामू सेड, रामू ने कहा दैट ही हैड ओनली 50 रुपीज़, कि उसके पास सिर्फ 50 रुपये हैं। द मैन रिफ्यूज्ड टू सेल द हॉर्स फॉर 50 रुपीज़। क्या मतलब हुआ, द मैन रिफ्यूज्ड टू सेल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना, किसी चीज़ को ठुकरा देना, मना कर देना। और यहाँ भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। जो दूसरी वर्ब है वो है सेल, SELL, आप इसे नोट कर लीजिए। सेल का मतलब होता है बेचना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द मैन रिफ्यूज्ड टू सेल द हॉर्स फॉर 50 रुपीज़, आदमी ने घोड़े को 50 रुपये में बेचने से इनकार कर दिया। आगे देखिए, रामू सेड, रामू ने कहा ओके, गिव मी द हॉर्स फॉर 50 रुपीज़ एंड बिकॉज आई डोंट हैव रेस्ट ऑफ द 50 रुपीज़ आई विल गिव द हॉर्स बैक टू यू। तो क्या अर्थ हुआ, रामू ने कहा ओके ठीक है, गिव मी द हॉर्स फॉर 50 रुपीज़। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव को समझ लीजिए, इम्पेरेटिव क्या होते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जहाँ पर हम किसी को कोई आदेश देते हैं और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, रामू ने कहा ठीक है, गिव मी द हॉर्स फॉर 50 रुपीज़, घोड़ा मुझे मतलब कि गिव मी द हॉर्स फॉर 50 रुपीज़, मुझे 50 रुपये में घोड़ा दे दो। एंड और बिकॉज, क्योंकि आई डोंट हैव रेस्ट ऑफ द 50 रुपीज़,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। जैसे पास्ट पजेसिव में हैड का यूज़ किया जाता है, वो ठीक उसी तरह से प्रेजेंट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा, और नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। तो ये प्रेजेंट का पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? बिकॉज क्योंकि आई डोंट हैव रेस्ट ऑफ द 50 रुपीज़, रेस्ट मतलब बाकी, क्योंकि मेरे पास बाकी 50 रुपये नहीं है। आई विल गिव द हॉर्स बैक टू यू, मैं तुम्हें घोड़ा वापस कर दूंगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रामू ने कहा ठीक है मुझे 50 रुपये में घोड़ा दे दो, और क्योंकि मेरे पास बाकी 50 रुपये नहीं है, आई विल गिव द हॉर्स बैक टू यू, मैं तुम्हें घोड़ा वापस कर दूंगा। द मैन रियलाइज्ड दैट रामू वॉज फुलिश। क्या अर्थ हुआ? द मैन रियलाइज्ड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जैसा ऊपर रूल मैंने बताया था, इस वाक्य में भी एक वाक्य पास्ट का है और दूसरा भी पास्ट का है, सिंपल पास्ट, मतलब ये भी पास्ट से बिलोंग करता है। लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दूसरे वाले को हमें पास्ट में नहीं करना, दूसरे वाले को हमें सिंपल प्रेजेंट में करना होगा ताकि इसकी मीनिंग सही निकले। तो क्या अर्थ हुआ? द मैन रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का पता चल जाना, एहसास हो जाना। जो आदमी था उसे एहसास हो गया कि रामू वॉज फुलिश, कि जो रामू है वो मूर्ख है। चलिए आगे देखिए। ही टुक द 50 रुपीज़ फ्रॉम हिम। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक का मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फॉर्म में टुक। ही टुक द 50 रुपीज़ फ्रॉम हिम, उसने, हिम मतलब उससे 50 रुपये ले लिए, एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चला गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही टुक द 50 रुपीज़ फ्रॉम हिम एंड वेंट ऑन हिज वे। उसने उससे 50 रुपये ले लिए और अपने रास्ते पर चला गया। ऑन इज रिटर्न, ऑन इज रिटर्न मतलब कि अपनी वापसी पर, वापस आने पर, रामू टोल्ड हिज फादर, रामू ने अपने पिता को बताया, हाउ ही हैड बॉट अ हॉर्स, उसने किस तरह से घोड़े को खरीदा था, फॉर जस्ट 50 रुपीज़, सिर्फ 50 रुपये में। ऑन इज रिटर्न मतलब अपने वापस आने पर, रामू टोल्ड हिज फादर, रामू ने अपने पिता को बताया, हाउ ही हैड बॉट अ हॉर्स फॉर जस्ट 50 रुपीज़ एंड देन रिटर्न टू द हॉर्स टू द सेलर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और दोस्तों यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा। पहला पास्ट का है, दूसरा भी पास्ट का, तो दूसरा जो है उसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे। तो ये वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ कि वापस आने पर रामू टोल्ड हिज फादर, रामू ने अपने पिता को बताया, हाउ ही हैड बॉट अ हॉर्स फॉर जस्ट 50 रुपीज़, कि उसने कैसे एक घोड़े को सिर्फ 50 रुपये में ख़रीदा था, एंड देन रिटर्न द हॉर्स टू द सेलर, और उसने सेलर को मतलब विक्रेता को, बेचने वाले को घोड़ा वापस कर दिया। द फार्मर कुड डू नथिंग, जो किसान था वो कुछ भी नहीं कर सका। और दोस्तों यहाँ देखिए कुड का यूज़ किया गया जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द फार्मर कुड डू नथिंग, किसान कुछ भी नहीं कर सका। ही हेल्ड हिज हेड, और होल्ड का मतलब पकड़ना, और ये सेकेंड फॉर्म है। ही हेल्ड हिज हेड, उसने अपना सर पकड़ लिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और जैसा मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि आज हम एक ग्रामर का चैप्टर करेंगे, तो चलिए उस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, और आज जिस ग्रामर के चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं या फिर इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो चैप्टर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी क्या पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ वाक्य बनाता हूँ जो आप समझ जाएंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वह खेलता है, हम दौड़ते हैं, मैं उसे जानता हूँ, वह पार्क जाता है, हम सोते हैं। ऐसा कोई भी वाक्य जो आप ट्रांसलेट करते हैं जिस वाक्य की टेल पर ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं, उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी पहचान के बारे में कि जब आप वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने से पहले आपको पहचानना होता है। तो पहचान मैंने आपको बता दी, ता है, ती है, इस तरह के जो भी वाक्य की टेल पर शब्द होंगे वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए दोस्तों, दूसरी बात अब हमें ये समझना है कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। पहचान तो हो गई, अब हमें इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक फार्मूला चाहिए। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए।
ये जो दोस्तों फॉर्मूला है ये पॉजिटिव का है, जिसको कुछ लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं, मतलब कि हाँ वाले वाक्य। मतलब पॉजिटिव का या कह सकते हैं अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया होती है, जब हम क्रिया के होने के बारे में बात करें, जैसे मैं खेलता हूँ, वह पढ़ाता है, मैं उसकी मदद करता हूँ, हम पार्क जाते हैं, ऐसे वाक्य जहाँ पर कोई भी क्रिया हो तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट। इसे क्या कहा जाएगा, ये अफर्मेटिव के सेंटेंस है, मतलब जिसमें क्रिया होती है। तो इस बात को आप समझ ही गए होंगे। जो ऐसा वाक्य जिसमें हमें ये पता चले कि इसमें क्रिया होती है वो क्या है, पॉजिटिव, या उसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना है। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए V1 लिखा है, और कुछ लोगों यदि आप पहले से ग्रामर सीखते हैं तो आपने शायद देखा हो कुछ लोग इसके अंदर V1 के साथ S या फिर ES का भी इस्तेमाल करते हैं साथ में ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर S या ES नहीं लगाया। एक्चुअली में जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने एस या ई एस ना लिखकर सीधा फिफ्थ फॉर्म लिख दिया। तो देखा आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दो ऑप्शन है हमारे सामने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हमें फॉलो करना है जब हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। कौन सा वाक्य, कौन से फॉर्मूले, ये है हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर फिफ्थ फॉर्म का। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल कब किया जाएगा और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब किया जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे और हमारे सेंटेंस के अंदर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। आप ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं। आई का मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग जब एक से अधिक लोग होंगे ये, और उसके साथ में प्लूरल, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग शामिल हों। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखें कि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। अब बात कर लेते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कब करना है। दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो आप इस चीज़ को जो है बिल्कुल ही ध्यान से समझें, सीखें, क्योंकि जब आप वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तब आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है या फिर फिफ्थ फॉर्म का। अगर मान लीजिए वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है और आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, और ये ऑलरेडी आप जान ही चुके हो कि किन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद दोस्तों हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख देना है। चलिए दोस्तों अब जैसे मान लीजिए कोई हम वाक्य लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन स्कूल जाता है। दोस्तों अगर हम इस वाक्य के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर ताहे आ रहा है, तो इससे हमें पहचान होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। मोहन स्कूल जाता है, तो हम देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें वर्ब लगानी होगी, और वर्ब लगाने से पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो जो इसमें क्रिया है, मोहन स्कूल जाता है, जाने को गो कहते हैं, तो हमें जो गो की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो गो की फिफ्थ फॉर्म है गोज, GOES, ये फिफ्थ फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू स्कूल। चलिए दूसरा वाक्य देख लीजिए, हम स्कूल जाते हैं। हमको कहते हैं वी हमने लगाया, और रूल के अकॉर्डिंगली जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है वी गो, और ऑब्जेक्ट वी गो टू स्कूल। तो दोस्तों इस तरह से आप ये वाक्य बना सकते हैं। मैंने सिर्फ दो ही एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, और अब मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस देता हूँ, आप उन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए। और मैं आपको 5 सेंटेंसेस दूंगा, आप कृपया करके उनको एक एक करके नोट करें। पांचों ही अफर्मेटिव के वाक्य होंगे। आप इन पांचों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं दोस्तों, और यदि कोई गलत होगा तो मैं उसमें रिप्लाई भी करके बता दूंगा और उसको करेक्ट करके बता दूंगा कि ये क्या इसका आंसर होगा। तो आप इन पांचों को ट्रांसलेट करें, और चलिए उसको नोट कर लीजिए।
पहला वाक्य है मैं दौड़ता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं दौड़ता हूँ। अगला सेंटेंस है वे लोग स्कूल जाते हैं। आई रिपीट द सेंटेंस, वे लोग स्कूल जाते हैं। अगले सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए, राजू मुझे पढ़ाता है। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू मुझे पढ़ाता है। अगले वाक्य को नोट कर लीजिए, मोहन और अमित खाना खाते हैं। आई रिपीट द सेंटेंस, मोहन और अमित खाना खाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको अभी 5 सेंटेंस दिए, पांचों ही जो वाक्य हैं वो अफर्मेटिव के हैं। तो आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किसके साथ फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म आएगी। आप इन पांचों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। और उसके अलावा दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया है ये थोड़ा जल्द, इसको हमने शॉर्ट में ही डिस्कस करा है, इतना डिटेल में नहीं गए। और सारे ही जो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव पार्ट को समझा है। तो यदि आपको आज की क्लास ये पसंद आई हो, ग्रामर का जो चैप्टर मैंने बताया है, तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, मैं आगे किसी स्टोरी के वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।